हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स को जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो 3 दिन से हमारा लगातार 2 दिन से जो हमारा लगातार चल रहा था, तो आज हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स को यहां पर खत्म कर देंगे और इसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहां से चालू होगा। ठीक है, जो 30 डेज 40 मार्क्स का जो टारगेट है, ओके, सो यहां पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर एक अच्छे स्पीड से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, समय पे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा सकूं और जिस स्पीड पर हम चल रहे हैं होपफुली हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। यहां पर किसी भी तरह से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है आप लोगों के लिए। कंसर्न ये है कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वट एवर आई एम टीचिंग यू, तो वहां पर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करूं फ्रेंड्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी चीजें मिस कर रहा हूं, बट थोड़ी सी चीजें लैक हो रही हैं और वो थोड़ी सी चीजें लैक कहां हो रही हैं, वो थोड़ी सी चीजें न्यूमेरिकल्स पार्ट में लैक हो रही हैं। ठीक है, तो अब मैं बहुत सीरियसली इस बारे में सोच रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाना अब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए भी मैं ही आप लोगों की हेल्प करूंगा। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं असाइनमेंट देने लग जाऊंगा। जो भी मेरे वीडियो लेक्चर सब जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक अब दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, अगर नहीं होगा आपके में तो इस वीडियो में नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर से आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। वहां पर मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा गेट 2021 के लिए, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनेंगे वो क्वेश्चंस हम यहां क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे रहा हूं तो 20 क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि अभी तक मैंने जितना भी चीजें पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आपसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछूंगा और जो आपसे नहीं बनेगा उसको मैं लाइव आके आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। तो आप लोगों की जितनी भी डाउट्स होते हैं ना, छोटे मोटे, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो हर डाउट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारे डाउट्स के जो जवाब है वो मैं दे सकूं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अभी काम बनता है कि आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, ऐसे 50-100 लोगों के देखने से नहीं होगा। ठीक है, और जो लोग देख भी रहे हो पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये हमें समझ में आ जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी है कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो ढंग से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कम लोग भी देखें लेकिन पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी तो आप समझेंगे ना। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहां पर आपके पास समय बहुत कम बचा है फ्रेंड्स, 30 to 35 डेज ही बचा है। तो अब आप लोगों का क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, कैसे अब आप लोगों को प्रोसीड करना चाहिए, ये मैकेनिकल वालों के लिए तो कम से कम मैं रेडी होके आने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली लाइव क्लासेस भी मैं लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम का नहीं लूंगा, हाफ एन आवर 40 मिनट्स का मैं लिया करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं हर ऑल्टरनेट डे आऊं अब आप लोगों के लिए, हर दिन मैं स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा। आप अब क्या कर रहे हैं, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे और ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, यूट्यूब में अपलोड होगी। एक बार ये क्या हो जाएगा, लाइव फॉर्म में जाएगा, फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चला जाएगा, ताकि बाद में भी कोई देखे तो उसको उसका फायदा मिले। ओके, सो चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स देख रहे थे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो आज मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के इस चैप्टर को, ठीक है, खत्म कर दूंगा बहुत अच्छे से। सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर डिटेल में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कितने अप्रोच होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो होने के लिए फ्लो का होना जरूरी है, इसलिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को जब हमने पढ़ा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए पढ़ा और हमने 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए पढ़ा। जो 3 डायमेंशनल फ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा टफ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए टफ था क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना फ्रेंड्स, हर चीज इजी तो नहीं है फ्रेंड्स। सब कुछ इजी होता तो गेट फिर एग्जाम ही क्यों होता। ठीक है, पीएसयू में 12 लाख 16 लाख का पैकेज क्यों लगता। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं आप लोग कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वेलोसिटी एनालिसिस किया, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, हमने टोटल डेरिवेटिव, कन्वेंशनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को सीखा और उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो और उसके कंपोनेंट को निकालना भी सीखा। ठीक है, तो आज का ये जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का लेक्चर है, यहां पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइंस।
ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो इक्वेशंस में बताऊंगा वो एकदम याद रखना है आप लोगों को, उसी में आप लोग क्या कर पाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो भाई स्ट्रीम लाइंस को पढ़ते हैं। क्या होता है ये स्ट्रीम लाइंस? ठीक है, अगर मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करूं तो स्ट्रीम लाइंस क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझिए, स्ट्रीम लाइन के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो आप समझिए लाइन क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो मेरा क्या बनाता है, वो मेरा एक कर्व बनाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे पास क्या होता है, अगर मैं स्पेस कोऑर्डिनेट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करना चाहता हूं तो वहां मैं उसके एक्स वाई जेड डायरेक्शन को क्या करता हूं, दिखा देता हूं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स एक्सिस में जो उसका डायमेंशन है वो कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जेड एक्सिस में कितना है। अब मान लीजिए कि मैं उस पॉइंट को क्या करने लग जाऊं, मूव करने लग जाऊं। ठीक है, मैं उस पॉइंट को या मूव करने लग जाऊं इसमें, या फिर मैं उसमें ढेर सारे पॉइंट्स को जोड़ता चला जाऊं। तो जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो एक डेफिनेट, अगर मैं एकदम टेक्निकली बोलूं तो वहां पे वो क्या फॉर्म करते हैं, एक कर्व फॉर्म करते हैं। तो यहां पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइंस को पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की बात करते हैं, और उस जो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की हम बात करते हैं वो फ्लूइड पार्टिकल्स अपने फ्लो के दौरान किस तरह से लोकस बनाता है, किस तरह से वो एक पाथ या एक ट्रेजेक्ट्री को बनाता है, उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, द स्टडी ऑफ स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइंस। तो सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूं। स्ट्रीम लाइंस आर दी imaginary lines drawn in the flow field, FIELD, such that, बहुत ध्यान से समझिएगा, such that the tangent drawn on the curve represents the velocity of a fluid particle at that instant of time, थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब भी कोई चीज को समझाता हूं तो उसके डेफिनेशन को प्रॉपर्ली लिखता हूं। देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन प्रॉपर्ली आपको समझना बहुत जरूरी होता है। वे क्यों जरूरी होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप पीएसयू में जाए या जब इंटरव्यू में जाए तो आपसे सिर्फ वो कैसे सवाल पूछे, सिर्फ आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे, वो आपसे इस टाइप के भी सवाल पूछ लेता है। ठीक है, टेक्निकल, अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना, वो आपसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी पूछ सकता है, वो आपको डे टू डे लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस के बारे में भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा है, जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पीएसयू होते हैं जहां पे वो बोल देते हैं कि आप इंग्लिश में हमसे कम्युनिकेट करिए। ठीक है, तो अगर वो आपसे कह रहा है कि यार इंग्लिश में आप कम्युनिकेट करिए और वहां पर आपसे वो बोलता है कि भाई स्ट्रीम लाइन क्या होता है, तो कुछ भी तो नहीं बोलोगे ना, आप ऐसे उसको डिफाइन करोगे जो कि उसके टेक्निकल पार्ट को पूरी तरह से सही तरीके से डिफाइन कर पाए। इसीलिए मैं क्या करता हूं ना फ्रेंड्स, यहां पर एक डेफिनेशन लिखता हूं। मैं चाहूं तो आपको हिंदी में कुछ भी समझा दूंगा, फॉर्मूला सही लिख दूंगा, आपको लगेगा वाह वाह क्या पढ़ा दिए हो सर। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा समझिए यहां पर मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है स्ट्रीम लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन द फ्लो फील्ड सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको आपका मतलब समझाता हूं। मान लीजिए कि फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, भाई काइनेमेटिक्स से तो फ्लूइड तो फ्लो हो ही रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो स्ट्रेट नहीं है, तो इमेजिनरी कर्व भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा इमेजिनरी कर्व। अब यहां पर क्या होता है, मैं किसी फ्लूइड पार्टिकल्स के क्या कर रहा हूं, ट्रेजेक्ट्री को मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, अब ये स्ट्रीम लाइन एक ऐसा लाइन होता है सच दैट कि अगर मैं वहां पर किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं और उस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। उस पॉइंट पर मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो ये जो टेंजेंट होगा इस फ्लूइड पार्टिकल का इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या बताएगा, वेलोसिटी को मुझे दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। जैसे मैं अगर आपको बेसिक मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में समझाऊं तो जब आप किसी
को चीज को घुमाते हैं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन देते हैं तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर मैं उसमें लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट उस क्लोज पाथ में, तो मैं क्या करता हूं, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ना फ्रेंड्स। ठीक है, टेंजेंट का मतलब क्या है कि मैं जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब मान लीजिए कि मैं यहां पर एक रस्सी रखा हूं, इस रस्सी को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अब घुमा रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, उसमें एक एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं लीनियर वेलोसिटी को वहां पे दर्शाना चाहूंगा तो किसी भी पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, उसका टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और वो टेंजेंट ही मेरा किसको दर्शाएगा, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को दर्शाएगा। उसी तरह से क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैं एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को एक ऐसा उस सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की फ्लो के दौरान ट्रेजेक्ट्री को मैं यहां पर बना रहा हूं सच दैट कि स्ट्रीम लाइन में क्या होता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, अब यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट, यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यहां तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, अगर मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं किसी भी पॉइंट पर क्या है वहां टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, यहां पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे करके क्या हो सकता है, ये टेंजेंट ड्रॉ होंगे। अब यहां पर जितने डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर वो जो टेंजेंट होंगे ना फ्रेंड्स, वो किसको दर्शाएंगे, वो उस पॉइंट पर उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी को वहां पर क्या है दर्शाएंगे। समझ में आया? यही चीज को मैंने यहां पर क्या लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है। अब ये क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, ऑफ कोर्स ये इमेजिनरी लाइन है क्योंकि इसे हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहा है तो वो अपने पीछे कुछ ट्रेजेक्ट्री नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं कि धुआं छोड़ रहा है तो आपको दिख रहा है वो ट्रेजेक्ट्री, ऐसा नहीं है। वो ट्रेजेक्ट्री को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं इमेजिनरी कि मैं किसी भी पॉइंट पर अगर उसमें टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो क्या निकल के आ जाएगा, वो मेरा उसकी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी को दे देगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्ट्रीम लाइंस की, ठीक है, अगर मैं स्ट्रीम लाइंस की प्रॉपर्टीज को आपको बताना चाहूंगी, भाई स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, कि मैं जो भी यहां पर फ्लूइड पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो भी फ्लूइड पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं निकाल रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बोलूं कि भाई एट दिस पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आप बोलेंगे स्ट्रीम लाइन, बट एक घंटे में मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक घंटे में मैंने आपको पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ाया, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, फ्लूइड की जो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा हूं वो एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बता रहा हूं। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको सही मान के चला हूं जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि टू स्ट्रीम लाइंस, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है ये लिखना बहुत जरूरी है, टू स्ट्रीम लाइंस cannot cross each other, cannot cross each other। दो स्ट्रीम लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। अगर मैं एक स्ट्रीम लाइन बनाता हूं तो वो मेरे एक फ्लूइड पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री को दिखाता है, अगर मैं दूसरा स्ट्रीम लाइन बनाता हूं तो वो मेरे दूसरे फ्लूइड पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री को बताएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दो स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक पोजीशन पर दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्ट्रीम लाइन एक पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री को शो कर रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा स्ट्रीम लाइन दूसरे पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि दो स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एट दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उस पॉइंट पर दो फ्लूइड पार्टिकल्स है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? फ्लूइड पार्टिकल्स अपना, भाई कितना भी छोटा, आप बोलोगे नहीं सर बहुत छोटा है, ठीक है बहुत छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा, भले वो कितना भी छोटा है, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल का भी एक क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, बहुत छोटा होगा, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक मॉलिक्यूल अपने एक पोजीशन पर ऑक्यूपाई रहेगा, एक ही जगह दो लोग नहीं हो सकते। ठीक है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद हो सकता है ये फ्लूइड पार्टिकल इस पोजीशन से हट जाए, फिर दूसरा फ्लूइड पार्टिकल इसमें आ जाए, दैट इज ओके, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक ही पोजीशन पर दो पार्टिकल नहीं हो सकते, इसलिए दो स्ट्रीम लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा जी? दूसरा पॉइंट ये होगा, द स्ट्रीम लाइन कैनॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, द स्ट्रीम लाइन
द स्ट्रीमलाइन कैनॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, कैनॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। अब ये मैंने क्या बोल दिया भाई, एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया दो स्ट्रीमलाइंस के लिए, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं एक ही स्ट्रीमलाइन के लिए, और मैं ये बोल रहा हूं कि एक ही स्ट्रीमलाइन खुद को ही इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। चलिए देख लेते हैं कैसा। मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है जिसकी मैं ट्रेजेक्ट्री बना रहा हूं, ये लो भाई बना दिया। अब एग्जाम में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मेरे पास एक फ्लूइड ट्रेजेक्ट्री है, क्या ये फ्लूइड ट्रेजेक्ट्री स्ट्रीमलाइन को शो करेगा? तो आप बोलेंगे नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ स्ट्रीमलाइन। क्यों स्ट्रीमलाइन नहीं है भाई? क्योंकि फिर से आप यहां पर देखिए, फिर से मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं, फिर से आप इसी पॉइंट पर आ जाइए। इसी पॉइंट पर क्या है, देखिए अब क्योंकि एक ही फ्लूइड पार्टिकल की बात हो रही है, यहां पर एक ही स्ट्रीमलाइन है तो एक ही फ्लूइड पार्टिकल की बात हो रही है। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर थोड़ी देर पहले यहां था फिर घूम के वापस यहां पे आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। अगर मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं तो यहां पर तो एक ही फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इस कर्व के अकॉर्डिंग बनाऊं तो एक बार इस कर्व के अकॉर्डिंग इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस टाइप से होगी या नहीं होगी, लेकिन इसी पॉइंट पर अगर मैं इस कर्व के अलॉन्ग बनाऊं तो इसका टेंजेंट कुछ इस टाइप से भी होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या हो रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। भाई दो अलग अलग टेंजेंट बन रहे हैं तो दो अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी ना। तो मुझे एक बात बताइए, एक ही समय पर एक ही फ्लूइड पार्टिकल की दो अलग अलग वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। इसीलिए एक ही स्ट्रीमलाइन खुद ही को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्ट्रीमलाइन का डेफिनेशन जो मैंने बताया ना फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन वो इमेजिनरी लाइन होती है फ्लो फील्ड पर जो कि ये दर्शाती है कि फ्लूइड पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी कितना होगा, और वो वेलोसिटी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? थ्रू बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। ओके, सो यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मैं अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो यहां पर एक ही पॉइंट का दो टेंजेंट आ रहा है, मतलब दो वेलोसिटी आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही फ्लूइड पार्टिकल का एक ही समय पर दो अलग अलग वेलोसिटी हो जाए फ्लो के दौरान? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो स्ट्रीमलाइन होता है वो खुद ही को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि दो स्ट्रीमलाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लो कैनॉट क्रॉस द स्ट्रीमलाइन, फ्लो कैनॉट क्रॉस द स्ट्रीमलाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो स्ट्रीमलाइन के नॉर्मल डायरेक्शन पे यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे नहीं होगा। चलिए इसको भी मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपका स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, ये तो सही डायग्राम है। अब यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया किसी भी पॉइंट पर। लो भाई मैंने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, यहां पर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस टेंजेंट का मैं यहां पर एक नॉर्मल बना दे रहा हूं, ठीक है, इसका मैं क्या कर दे रहा हूं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये रहा मेरा नॉर्मल, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है ये फ्लो का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? ये फ्लो का डायरेक्शन है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लूइड पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां और लेकिन फ्लो इसके नॉर्मल डायरेक्शन पे हो रहा हो? ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पर क्लियर कट हम क्या लिख सकते हैं, फ्लो कैन नॉट क्रॉस दी स्ट्रीमलाइन, ठीक है। जहां मैं बात करूंगा क्रॉस की, तो क्रॉस का मतलब यह है कि 90 डिग्री, मतलब फ्लो का जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है, जो फ्लूइड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इसकी वेलोसिटी वेक्टर से क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर जब मैं स्ट्रीमलाइंस की बात करता हूं तो आप लोगों को यहां पर 3 पॉइंट या 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो ये है कि आपका जो स्ट्रीम फंक्शन है, पहले तो स्ट्रीमलाइन का पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि भाई दो स्ट्रीमलाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होना चाहिए कि एक ही स्ट्रीमलाइन खुद ही को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, अब यहां पर मैं फिर से स्ट्रीमलाइन का एक क्या बना देता हूं, डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। एक स्ट्रीमलाइन का मैंने डायग्राम बना दिया। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन ले रहा हूं जिसे मैं डीएस बता रहा हूं। जैसे ये वाला एक सेक्शन है, मैं एक फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन की बात कर रहा हूं और मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, डीएस है। मतलब छोटे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए मैंने ले लिया, ठीक है, बहुत छोटा सा।
एक सेक्शन ले लिया। अब यहां पर जो ds है ये क्या होता है, ये ds क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ds जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन अ 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, ये ds जो है ये डिस्टेंस है, इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये शो दर्शा रहा है कि एक फ्लूइड पार्टिकल 3 डायमेंशनल फ्लो पे कहां कैसे वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको मैं लिख सकता हूं dx और इसको मैं क्या लिख सकता हूं dy, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो। ठीक है, और कुछ dz डायरेक्शन में भी होगा, इसका क्या होगा, कुछ dz डायरेक्शन पे भी होगा, और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर उसकी अपनी कोई वेलोसिटी भी होगी। तो अगर dx डायरेक्शन की बात करूं तो वहां पर उसकी वेलोसिटी u होगी, अगर मैं dy डायरेक्शन की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी v होगी, अगर मैं dz डायरेक्शन के लिए बात करूं तो वहां पर उसकी वेलोसिटी w होगी। मतलब u v w क्या है, वेलोसिटी एट डायरेक्शन x y and z। ठीक है, अब एकदम स्मॉल सेक्शन लिया हूं तो स्मॉल सेक्शन के लिए ds के रिस्पेक्ट में अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो dx x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए dy और z एक्सिस के लिए dz। ठीक है, अब मुझे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है भाई, क्या पता है मुझे, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मुझे पता है। तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम को मैं लिख सकता हूं ds अपॉन वेलोसिटी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यहां पर इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसकी मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखना चाहता हूं तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dx बाई यू। अगर मैं x एक्सिस पर बात कर रहा हूं तो वहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx है, और वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई v, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं भाई। अगर मैं y डायरेक्शन के लिए बात करूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अगर मैं z डायरेक्शन के लिए बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dz बाई w हो जाएगा कि नहीं। तो टाइम क्या होगा, इन तीनों के बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा टाइम। तो यहां से मुझे स्ट्रीम लाइंस की क्या मिल जाती है, इक्वेशन मिल जाती है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन यहां से हमको क्या मिल जाती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन हमको यहां से क्या मिलती है कि dx बाई यू इज इक्वल टू dy बाई v इज इक्वल टू dz बाय w। ठीक है, समझ में आया, इजी है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ क्या हो जाती है, स्ट्रीम लाइन हो जाती है। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो हमारे 4th सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स हमको पढ़ाया गया था, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे टीचर आते थे, ठीक है, जबकि कॉलेज बड़ा अच्छा था, टॉप कॉलेज माना जाता था हमारा, एक्रेडिटेशन ए एक्रेडिटेशन नंबर 1 कॉलेज। लेकिन जब हमारे पढ़ाने का बारी आता था तो टीचर आता था, स्ट्रीम लाइन पढ़ा देते थे, डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा देते थे, और हम भी बेवकूफ़ों की तरह रट लेते थे। ठीक है, रटना नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग में रटने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत लैग बिहाइंड हो जाएंगे। क्योंकि जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे IITs हो गए, NITs हो गए, तो वहां पर क्या है ना, टीचर्स एकदम भले नोट्स कम लिखवाते हैं बट वहां पर कॉन्सेप्ट डिलीवरी का जो पार्ट होता है ना बहुत खतरनाक होता है। आपने NPTEL के लेक्चर्स में पढ़ा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, कॉलेज वाले जाऊंगा नहीं, अपने NPTEL लेक्चर से पढ़ाई करूंगा। बट NPTEL लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इट इज गुड, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइंस। अब दूसरा जो आता है हमारा, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ लाइंस। कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ लाइंस, चलो भाई, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ लाइंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ लाइन, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने स्ट्रीम लाइंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओके, तो चलो इसको भी मैं लिख देता हूं। ये मैं लिखता हूं, इट इज द लोकस ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को पढ़िए। क्या लिखा है मैंने कि पाथ लाइन मेरा वो, ये भी एक तरह का इमेजिनरी लाइन ही हुआ। तो पाथ लाइन इज दोज लाइंस, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज द लोकस ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब ड्यूरिंग द फ्लो मैंने लिखा भाई क्योंकि फ्लो तो हो ही रहा है मेरा, फ्लो के दौरान ही तो मैं ये सब लाइंस को क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी फ्लूइड पार्टिकल के मोशन को या फिर उसके ट्रैजेक्टरी को अगर मैं ड्रॉ करूं, मैंने क्या बोला, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मेरा क्या कहला जाता है, वो मेरा पाथ लाइन कहला जाता है।
अब अगर मेरा पाथ लाइन में जो मैं फ्लूइड पार्टिकल्स की जो ट्रेजेक्ट्री को बना रहा हूं वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बना रहा हूं, इसलिए अगर मैं इस टाइप से कुछ डायग्राम बनाता हूं आपका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, मैंने पूछा था क्या ये स्ट्रीम लाइन है, तो ये स्ट्रीम लाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भाई ये पाथ लाइन मेरा हो सकता है, तो ये बिल्कुल मेरा पाथ लाइन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने क्या किया, यहां से मैंने स्टार्ट किया फ्लूइड पार्टिकल के लिए, ठीक है, मैंने एक फ्लूइड, मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लूइड पार्टिकल था, अब ये ट्रेवल किया ट्रेवल करते करते कुछ समय के बाद ये क्या पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा टाइम t1 था, यहाँ पे मान लीजिए मेरा टाइम t2 था। तो यहाँ पर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है कि मेरा फ्लूइड पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री हो वो जी इस टाइप से बिल्कुल हो सकती है। तो अगर हो सकती है तो ये जो मेरा लाइन है, ये जो मेरा कर्व है, ये पाथ लाइन को जरूर दर्शा सकता है। इसका मतलब यह है कि पाथ लाइंस क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, मतलब एक पाथ लाइन आपस में एक अपने आप को खुद इंटरसेक्ट कर सकती है। तो पाथ लाइंस कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे स्ट्रीम लाइंस के लिए वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर क्योंकि हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है भाई, वो क्या आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रीक लाइंस का। स्ट्रीक लाइंस का ये सब डेफिनेशन आपको पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, ये सब डेफिनेशन आपको पूछ लिया जाता है, ओके। चलिए, तो भाई स्ट्रीक लाइंस क्या होता है, इसको भी मैं लिख देता हूं। तो स्ट्रीक लाइंस आर द लोकेशन ऑफ streak line are the location of fluid particles, ठीक है, during the flow at a certain point of या certain instant of time, मेरा कहना यहां ज्यादा है, at a certain instant of time। अभी आपको बस इससे रिलेटेड इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई अगर मैं स्ट्रीक लाइंस की बात करूं तो स्ट्रीक लाइंस देखिए क्या होता है कि फ्लो के दौरान किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो कहां पर है, अगर मैं उसको देखना चाहूं तो उसके लिए मैं किसको पढ़ता हूं, स्ट्रीक लाइंस को पढ़ता हूं। एक बार इसके डेफिनेशन को आप पढ़िए, स्ट्रीक लाइंस इज द लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स ड्यूरिंग द फ्लो एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइंस के बाद, वो क्या होता है मेरा, वो मेरा कहलाता है सर्कुलेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। स्पेलिंग सही होगी होपफुली, ये मेरी होती है सर्कुलेशन, ठीक है। अब भाई सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेशन? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ज्यादा इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। क्या होता है, अगर फ्लूइड फ्लो आपका क्लोज्ड कर्व हो रहा है या क्लोज्ड पाथ में हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। चलिए भाई, तो इसको भी लिख देते हैं, फ्लूइड फ्लो इन क्लोज्ड कर्व इज नोन एज सर्कुलेशन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, फ्लूइड फ्लो इन क्लोज्ड कर्व इज नोन एज दी सर्कुलेशन, या फिर मैं लिख सकता हूं सर्कुलेशन ऑफ फ्लो। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे अरे ये तो वही बात हो गया कि एकदम सस्ता सा डेफिनेशन दे दिए सर, इतना इजी, ऐसा थोड़ी ना होता है डेफिनेशन, टेक्निकल पढ़ा रहे हैं सर, टेक्निकल जैसा डेफिनेशन दीजिए। चलिए टेक्निकल जैसा भी डेफिनेशन दे देता हूं, उससे पहले थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पर एग्जांपल्स हम क्या लिख सकते हैं, एडिस फॉर्मेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, एडिस फॉर्मेशन। एडिस फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं ना वर्लपूल, तो वर्लपूल में क्या होता है, गोल गोल घूमता है, आपका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड पाथ में होता है। तो वही जो क्लोज्ड पाथ में आपका जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, वो क्या कहलाता है, वही आपका सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बच्चों को ये डेफिनेशन मजा नहीं आएगा, सर मजा नहीं आ रहा है डेफिनेशन पढ़ने में, थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन दीजिए, तो ये भी लिख देते हैं, इट इज द, ठीक है, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल फॉर अ क्लोज्ड कर्व,
अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां से तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा था कि हाँ सर, फ्लूइड फ्लो जो हमारा क्लोज कर्व में हो रहा है वही मेरा सर्कुलेशन कहलाता है। लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूं तो भाई ये डेफिनेशन, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट। अब इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट ड्रॉ ऑन द फ्लो, ठीक है, फ्लो कर्व में जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उसी का क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, सच दैट कि आपका जो फ्लो है वो कैसा है, सर्कुलर पाथ का हो या क्लोज्ड पाथ का हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं समझूं तो ये जो डेफिनेशन है ना फ्रेंड्स, ये वाला डेफिनेशन मेरा मोर और लेस इसके मतलब कॉन्सेप्ट को नहीं, इसके फॉर्मूला को दिखाने की ज्यादा कोशिश करता है। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है और फ्लूइड फ्लो मेरा कैसा हो रहा है, क्लोज्ड कर्व में हो रहा है, वो मेरा सर्कुलेशन कहला गया, क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन टेक्निकली अगर मैं कहूं कि भाई इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्लूइड फ्लो फॉर अ क्लोज्ड कर्व इज नोन एज द सर्कुलेशन। तो यहां पर मैं एक्चुअली क्या दर्शा रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो मेरा सर्कुलेशन होता है ना फ्रेंड्स, सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, सर्कुलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। अब इस साइन को कुछ लोग गामा भी कहते हैं, ठीक है, गैमा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर सर्कुलेशन को इसके डेफिनेशन के फॉर्म में समझाना चाहूं तो देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए कि मेरा कोई फ्लूइड पार्टिकल है या फिर कोई फ्लो हो रहा है, ये लीजिए मेरा एक फ्लो है, ठीक है, फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस टाइप से है मेरा डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, कुछ स्ट्रीम लाइंस को मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरा स्ट्रीम लाइंस है, ये क्या है मेरा स्ट्रीम लाइन है, तो इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रीम लाइन 1, स्ट्रीम लाइन, ठीक है 1, यहां पर है स्ट्रीम लाइन 2, स्ट्रीम लाइन 2, और इसको मैं कह देता हूं स्ट्रीम लाइन 3। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो क्लोज कर्व है इसमें मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, किसी भी एक पॉइंट को मैं लेता हूं, किसी भी एक पॉइंट को लेता हूं, मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को लेता हूं और यहां से मैं क्या ड्रॉ कर देता हूं, यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहां पर लो भाई मैंने कुछ वेलोसिटी को भी दर्शा दिया, यहां पर मैंने क्या किया, वेलोसिटी को दर्शाया। अब ये वेलोसिटी जो है स्ट्रीम लाइंस की टेंजेंट से जितना भी एंगल बना रही है, मान लीजिए थीटा बना रही है, मान लीजिए आपका थीटा बना रही है, तो यहां पर क्या होगा, विद द एंगल अगर मैं इसको दर्शाऊंगा तो यहां पर कुछ पर्टिकुलर डीएस के लिए, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस डीएस के लिए जो वेलोसिटी मुझे ऑब्टेन होगी अलोंग द एंगल थीटा, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी v cos थीटा। अलोंग द एंगल अगर मैं अलोंग द एंगल किसी भी पैरामीटर को जब मैं रिजॉल्व करता हूं ना तो वो cos थीटा का कंपोनेंट होता है। अब ये जो लाइन इंटीग्रल जो मुझे मिला है, ये जो मेरे को लाइन इंटीग्रल मिला है टेंजेंट का, वो v cos थीटा, और ये क्या होता है, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ये ds को कैलकुलेट करना चाहूं तो ds के लिए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू ds, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं इसी का क्या करूं, लाइन इंटीग्रल कर दूं, लाइन इंटीग्रल मतलब कर्व इंटीग्रल। ठीक है, यहां पर ये लाइन क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां पर ये इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कर्व है, तो यहां पर ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसी को मैंने क्या कह दिया, यहां पर सर्कुलेशन कह दिया। आई नो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बस इतना समझिए कि यहां पर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया फॉर अ डिस्टेंस ds, यहां पर जो डिस्टेंस ds के लिए मैंने ड्रॉ किया उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, v cos थीटा इंटू ds। अब इसको अगर मुझे पूरे इसके लिए मुझे अगर पूरा क्लोज कर्व चाहिए, अगर मुझे पूरा सर्कुलेशन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, ये जो मुझे मिला है इसका मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा ना। अगर मेरे पास कोई कर्व होता था, ठीक है, और वो कर्व मेरा इररेगुलर कर्व होता था, तो वहां पर हमको बोला जाता था कि भाई अगर इसका एरिया निकालो, तो आप क्या करते थे, छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालते थे, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकाल के क्या करते थे, आप इसको इंटीग्रेट कर देते थे तो पूरा का क्या निकल जाता था, एरिया निकल जाता था। तो यहां पर पहले मैंने क्या किया, कुछ वेलोसिटी एज्यूम किया स्ट्रीम लाइंस का, ठीक है, इसमें के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पर माना कि ये जो टेंजेंट है ये कुछ एंगल बना रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है, तो अगर मैं विद द एंगल इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये कौन सी वैल्यू देगा, v cos थीटा की वैल्यू देगा। इसी v cos थीटा को जब मैं इस ds से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरे रीजन की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरे सर्कुलेशन के लिए इसको मैं क्या कर दूंगा, लाइन इंटीग्रल कर दूंगा। तो यहां पर मेरा जो ये जो मुझे मिल रहा है, ये जो फॉर्मूला मिल रहा है, सर्कुलेशन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल v cos थीटा ds। कुछ बुक्स में ऐसा होता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी होता है, vds से भी हम डिनोट कर देते हैं, मतलब सर्कुलेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ vds ऐसे करके भी हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सही फॉर्मूला है मेरे हिसाब से वो यही होना चाहिए, इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, मेरे हिसाब से क्या यही सही फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे,
ठीक है, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन। मतलब यहां पर आपको क्या जानना है, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फॉर एनी क्लोज्ड कर्व, ठीक है, कोई भी टेंजेंट जो हम क्लोज कर्व के लिए ड्रॉ कर रहे हैं उसका क्या है, ये मेरा लाइन इंटीग्रल है। चलो भाई, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा वो किसका आता है, वोर्टिसिटी का। वो किसका आता है, वोर्टिसिटी का। ठीक है, अब वोर्टिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में ओम को डिनोट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका साइन नोटेशन होता है। तो चलो भाई, इसको भी मैंने क्या किया, ये वोर्टिसिटी को भी मैं डिफाइन करता हूं। तो वोर्टिसिटी को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो वोर्टिसिटी is defined as the ratio of circulation, ठीक है, circulation by the enclosed area, ठीक है। मतलब यहां पर अगर मैं वोर्टिसिटी को डिफाइन करना चाहता हूं तो वोर्टिसिटी की जो वैल्यू होती है फ्रेंड, वो कितनी होती है, वो होती है सर्कुलेशन अपॉन जो यूनिट एनक्लोज्ड एरिया जो हम कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन, वोर्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये मेरा एक डेफिनेशन हुआ। ओके, अब जो वोर्टिसिटी का, ये तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, सर्कुलेशन अपॉन एनक्लोज्ड एरिया। लेकिन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वोर्टिसिटी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। वोर्टिसिटी क्या होता है मेरा, वोर्टिसिटी ये मेरा होता है 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट ऑफ द फ्लूइड, 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लूइड। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है, मैंने आप लोगों को रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड के बारे में बताया था। ठीक है, रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कहां सिखाया था, मैंने आप लोगों को रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड में समझाया था। चलो भाई, तो मैंने समझाया था कि जो रोटेशनल कंपोनेंट होता है ओमेगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड इंटू के कैप। ठीक है, इसको हम करते हैं। नाउ अगर मैं इस ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ आई जे के कैप, मतलब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड के कॉन्सेप्ट पे निकालना चाहूं तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता था, 1/2 मैट्रिक्स आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, यू वी डब्ल्यू, इस टाइप से हम डिनोट करते थे। तो अगर यहां से मैं ओमेगा एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता था, अगर यहां से मैं ओमेगा एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता था तो ये ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या होती थी, 1/2 इंटू ये क्या हो जाता था, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड लिख सकते थे हम। ये किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा एक्स की वैल्यू हो गई। उसी तरह से अगर मैं ओमेगा वाई की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। क्यों -1/2, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्योंकि जब मैं यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए इस डिटर्मिनेंट को ओपन करूंगा तो वहां पर -1 टू द पावर 1 + 2 यानी कि ऑड नंबर आ जाएगा, तो यहां पर माइनस ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है, देखिए इसको और इसको मैंने किया यहां पर और इसको ऐसे किया, तो ये देखिए डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है, अब अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटाना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहां पर माइनस साइन को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया और ये वाला क्वांटिटी माइनस। उसके बाद मैंने क्या किया, ओमेगा जेड की वैल्यू निकाल दिया। तो ओमेगा जेड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा जेड के लिए ये और ये, इसको मुझे छुपाना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स 1/2 माइनस डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यूज आ गई, यहां पर मेरे पास रोटेशनल कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए वैल्यू आ गई। मैंने अभी लिखा था ना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड इंटू के कैप, ये मेरी वैल्यू होती है। अब मैं वोर्टिसिटी निकालना चाहता हूं, तो वोर्टिसिटी अभी मैंने लिखा था ना, वोर्टिसिटी क्या होता है भाई, वोर्टिसिटी होता है 2 इंटू रोटेशनल कंपोनेंट
2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अगर 2 इंटू रोटेशनल कॉम्पोनेंट है तो जो ओमेगा, ये जो मेरा, सॉरी ओमेगा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो भी क्वांटिटी है, जो वोर्टिसिटी है, इसको जो भी बोलते हैं यार, ये क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप। अब ये बोल नहीं पा रहा हूं मैं इसको, आप क्या बोलेंगे इस साइन को यार, जो भी साइन होगा ये, ठीक है। ओके, सो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आई एम सॉरी थोड़ा सा यहां पर मैं फंबल हो जा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। हम ये जो वैल्यू है वोर्टिसिटी को, इसको इस फॉर्म में, यानी कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ओमेगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वोर्टिसिटी एस एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू रोटेशनल कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा एक्स की वैल्यू डायरेक्टली आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है, डेल वी बाय डेल जेड। बस आपने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं वोर्टिसिटी एट वाई डायरेक्शन को कैलकुलेट करना चाहूंगा, वोर्टिसिटी एट वाई डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये आपका हो जाएगा डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और वोर्टिसिटी एट जेड डायरेक्शन को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात समझिए मेरे को, थोड़ा सा एक और बात समझिए। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। चलो भाई, क्या है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, ऐसा कौन सा बात है, सभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मेरे पास 2 डायमेंशनल फ्लो है, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, 2 डायमेंशनल फ्लो। ये लो भाई 2 डायमेंशनल फ्लो, ये एक्सिस किसको दर्शाता है, एक्स, और ये किसको दर्शा रहा है, वाई, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैंने जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने सबसे पहले समझाया कि रोटेशनल कंपोनेंट आपका क्या होता है, उसके बाद मैंने समझाया कि वोर्टिसिटी क्या होता है, वोर्टिसिटी को इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट मैंने लिख दिया। एक बात तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर मेरा फ्लो जो है, अगर मेरा फ्लो इररोटेशनल है, अगर मेरा फ्लो इररोटेशनल है, तो क्या होगा यहां पर, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो अगर इनकी वैल्यू 0 हो गई तो वोर्टिसिटी एट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू ओमेगा एक्स यानी कि 0। वोर्टिसिटी एट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा वाई इंटू 2 यानी कि 0। और अगर वोर्टिसिटी है जेड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0। तो टोटल वोर्टिसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वोर्टिसिटी एट एक्स आई कैप प्लस वोर्टिसिटी एट वाई जे कैप प्लस वोर्टिसिटी एट जेड के कैप, यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो टोटल वोर्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा फ्लो इररोटेशनल फ्लो होता है तो वहां पर वोर्टिसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं 2 डायमेंशनल फ्लो की बात करूं, इसको थोड़ा सा मैं अभी इंक्रीज कर देता हूं। अगर मैं 2 डायमेंशनल फ्लो की बात करूं और मैं यहां पर बोलना चाहूं कि भाई 2 डायमेंशनल फ्लो में अगर मेरे पास कोई फ्लूइड पार्टिकल है, अगर मेरे पास कोई फ्लूइड पार्टिकल है, तो उसका टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ओहो, ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं भाई थ्योरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट में आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछने लगा। क्यों, मैं फ्लूइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछ सकता। अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है और मैं उसको बस 2 डायमेंशनल फ्लो करा रहा हूं, तो मेरे पास उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के लिए जो मेरा मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डायमेंशन में होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कैसे, मैं बताता हूं। एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मोशन, चाहे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करिए या नेगेटिव को कंसीडर करिए, मैं इसको टाइप 1 मोशन मानता हूं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा यानी कि वाई डायरेक्शन में। और तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा होगा आपका मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन। मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है ना, ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है, आप इसे 2 डायमेंशनल फ्लो मान के चलो, और ये है वो फ्लूइड पार्टिकल। अब ये फ्लूइड पार्टिकल कैसे भी 2 डायमेंशन में घूम सकता है, ठीक है। अगर मैं
इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो या तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर ऐसे भी तो ट्रेवल कर सकता है। अरे भाई ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास एक्स कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट भी है, मतलब कुल मिला के उसके पास वेलोसिटी के दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है। और जो ये फ्लूइड पार्टिकल है, जो ये मेरा पेन है, ये मेरा कैसे रोटेट हो सकता है, ये सिर्फ मेरा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट मतलब यहां इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। अब आपको अगर मैं बोलूंगा कि x के अबाउट में रोटेट करूं तो x के अबाउट रोटेट होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो जैसे ही मैं फ्लूइड पार्टिकल को ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूं तो ये मेरे इस प्लेन से बाहर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ये मेरे इस प्लेन से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट इन द मतलब y के डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा हूं तो ये मेरे क्या कर रहा है, इस प्लेन के अंदर चला जा रहा है, मतलब फिर से इस प्लेन को छोड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि टू डायमेंशनल फ्लो के लिए, टू डायमेंशनल फ्लो के लिए, इसको मैं ये कर देता हूं, टू डायमेंशनल फ्लो के लिए क्या होता है, मेरे पास मोशन इन द लीनियर डायरेक्शन होती है, मोशन इन द मतलब लीनियर डायरेक्शन द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल रोटेशनल कंपोनेंट होगा और वो क्या होगा, ओमेगा जेड। कब ओमेगा जेड, जब आप जो एक्सिस ले रहे हैं वो एक्स और वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो x और y डायरेक्शन, अगर टू डायमेंशन में अगर आप x और y एक्सिस लिए हैं तो वहां पर फ्लूइड का एक ही रोटेशनल कंपोनेंट होता है और ओमेगा वो क्या होता है, ओमेगा z होता है, ठीक है। तो ओमेगा z जो होगा, बहुत ध्यान से समझिए, फॉर टू डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल फ्लो एग्जांपल मैंने क्या दिया, एक्स वाई एक्सिस के लिए लिया। तो अगर टू डायमेंशनल फ्लो में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर चेक करना है, वो होता है ओमेगा जेड। अगर यही जीरो आ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा इररोटेशनल फ्लो कहला जाएगा, यही मेरा क्या कहला जाएगा, इररोटेशनल फ्लो कहला जाएगा। और ओमेगा जेड की वैल्यू ओमेगा जेड की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखी थी, 1/2 डेल बी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था ना, ऊपर जाके, मतलब ऊपर जाके वो तो मैं ही ऊपर जा सकता हूं, कॉपी में चेक कर लीजिएगा। अभी हमने ओमेगा जेड की वैल्यू लिखा था और यहां पर जो वोर्टिसिटी के कंपोनेंट होगा इन द जेड डायरेक्शन वो क्या होगा, 2 इंटू ओमेगा जेड, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं टू डायमेंशनल फ्लो की बात करूं, फॉर अ टू डायमेंशनल फ्लो, तो वहां पर क्या होता है कि वोर्टिसिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है जिसको मैं सिर्फ ओमेगा जेड लिख सकता हूं या सिर्फ ओमेगा लिख सकता हूं, और ये क्या होता है, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल आया है, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या रहा, ये कॉन्सेप्ट रहा वोर्टिसिटी का। तो वोर्टिसिटी अगर 3 डायमेंशन के लिए मैं निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, 2 डायमेंशन के लिए निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, तो वहां पर आपको इसकी वैल्यू मिल गई। 2 डायमेंशनल के लिए इसके पास एक ही वैल्यू रहेगी। ध्यान दीजिएगा, 2 डायमेंशनल में जो मैंने एक्सिस एज्यूम किया था वो मैंने क्या एज्यूम किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अगर y और z होगा तो फिर आपका चेंज हो जाएगा, y z होगा तो ओमेगा x के कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं x और z एक्सिस ले रहा हूं तो वहां पर ओमेगा y के कंपोनेंट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको वोर्टिसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। इसके बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, अब आज खत्म ही कर देते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मेरा स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको हम पढ़ने वाले स्ट्रीम फंक्शन। तो भाई ये स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन और जो दूसरा होता है हमारे पास होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीम फंक्शन पढ़ते हैं। स्ट्रीम फंक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं, त्रिशूल जैसा होता है, इसे हम कहते हैं जाई, ठीक है। स्पेलिंग बता देता हूं, ये स्पेलिंग होता है PSI, तो अब या PC मत बोल देना इसको, ठीक है। ये जाई होता है, जैसे साइकोमेट्री होता है ना, P साइलेंट होता है, ऋतिक रोशन में H साइलेंट होता है, वैसे जाई में P साइलेंट होता है, ठीक है। कभी कभी मैं भी बहुत घटिया जोक मार देता हूं, चलो कोई बात नहीं, चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो ये स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है भाई, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड सिंपल सी बात है, स्ट्रीम फंक्शन जो होता है वो किसी भी फ्लो फील्ड के लिए ढेर सारे स्ट्रीम लाइंस को डिफाइन करता है, सच दैट कि अगर मैं उन दो स्ट्रीम लाइंस के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस लूं तो वो क्या होगा, उसके वॉल्यूम फ्लो रेट पर विड्थ के बराबर होगा। सब दिमाग से उड़ गया, मैं लिख देता हूं। स्ट्रीम फंक्शन
stream function xi represents the set of streamlines such that the difference between those streamlines is gives the volume flow rate per unit width of the two stream lines। बाबा रे, तो बहुत बड़ा डेफिनेशन लिख दिया सर। क्या क्या लिखते हो सर, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ भी पढ़ाते रहते हो, कुछ भी लिखते रहते हो, ये सब गेट में थोड़े ना पूछेगा। पूछता है बेटा स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन पूछता है आपका काइनेमेटिक्स का जो लास्ट पार्ट होता है। ये देखिए बहुत सिंपल सा बात है। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से मैंने पढ़ा था। मैंने जो बुक से पढ़ा था वो था सुब्रमण्यम भी आईआईटी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने लिखा था। क्या होता है, अगर आप लोगों का देखिए बेसिक पढ़ने के लिए आपका बंसल जो बुक है, आर के बंसल, वो बेस्ट है। ठीक है, उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, फ्लूइड मशीनरीज का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपका फ्लूइड अच्छा है तो आप सुब्रमण्यम की किताब पे कूदिए और उसके बाद आप ऐसे पढ़ेंगे। तो सुब्रमण्यम की किताब में लिखा था कि भाई द स्ट्रीम फंक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस गिव द वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ ऑफ द टू स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, अब बस आप इस डेफिनेशन को पढ़िए, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डायरेक्टली आपको क्या करता हूं, इसके काम की बात पर ले चलता हूं, और वो काम की बात यह है कि स्ट्रीम फंक्शन जो हम फ्लो में डिफाइन करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर मैं किसी स्ट्रीम फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो मुझे उसके नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देगा। फिर से बताइए, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। स्ट्रीम फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, डेल फाई बाय डेल वाई, और v जो होता है मेरा वो क्या आता है, डेल फाई बाय डेल एक्स। ठीक है, कुछ बुक्स में उल्टा ले लेता है, कुछ बुक्स में माइनस, यहां पर इसको माइनस ले लेता है, यहां पर इसको प्लस ले लेता है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं ना वैसे याद रखो। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिख लो भाई, आप लोग एकदम इस फॉर्मूला को लिख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इस फॉर्मूला को लिख लो। मैंने क्या बोला कि स्ट्रीम फंक्शन को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। अब स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, जनरली टू डायमेंशनल फ्लो के लिए ही डिफाइन किया जाता है। इट इज जनरली डिफाइंड फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, ये जनरली दो डायमेंशनल फ्लो के लिए होता है, इसलिए मैंने z एक्सिस के लिए नहीं लिया कि सर w इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल z नहीं होगा क्या, नहीं होगा भाई, ये दो डायमेंशनल फ्लो के लिए डिफाइन किया जाता है। दूसरी चीज मैंने क्या किया कि अगर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको मैं पूरा इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए, मान लीजिए वो स्पेस कोऑर्डिनेट आपका x है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो स्ट्रीम फंक्शन उसको दे देगा। बहुत एग्जांपल है इसका। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं स्ट्रीम फंक्शन को, तो देखिए v दे दे रहा है आपको। v क्या है, वेलोसिटी इन y एक्सिस। और अगर मैं y के डायरेक्शन पे इसको, y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो x डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी है उसको ये क्या कर रहा है, दे रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे पॉजिटिव क्यों दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव क्यों दे रहा है, तो भाई ये सब साइंटिस्ट लोग करते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, जिस वैज्ञानिक ने इसको किया होगा, इसे ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के मैंने क्या कहा कि भाई स्ट्रीम फंक्शन में जो आपका स्ट्रीम फंक्शन होता है, तो स्ट्रीम फंक्शन में जो u होता है वो होता है डेल फाई बाय डेल एक्स, और जो आपका v होता है वो क्या होता है, माइनस डेल फाई बाय डेल वाई। लेकिन अगर मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो फ्लो का डायरेक्शन है, फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्लो डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं
इस फॉर्मूला को वैलिड मान के चल रहा हूं तो मेरे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। अभी मैंने बताया इट इज वैलिड फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। ये टू डायमेंशनल फ्लो के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, अगर मेरा स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर मेरा स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फ्लो पॉसिबल है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इफ द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, देन द फ्लो इज पॉसिबल, क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। अब यार अगर मेरा स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो स्ट्रीम फंक्शन का एग्जिस्ट करने का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर मेरा स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरा फ्लो पॉसिबल है। तो अगर फ्लो पॉसिबल है तो मैंने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा है ना कि फ्लो पॉसिबल होने के लिए हम कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं भाई, हम यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था, डेल रो u बाय डेल एक्स प्लस डेल रो v बाय डेल वाई प्लस डेल रो w बाय डेल z प्लस डेल रो बाय डेल t, इसको मैं जीरो एज्यूम करता हूं। अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर मैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए एज्यूम कर रहा हूं। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन आया था, मेरे पास आया था डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं टू डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो की बात कर रहा हूं, टू डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल फ्लो, तो वहां पर मेरे पास क्या हैगा, डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो मेरा कंडीशन है, ये कंडीशन, अब आप बोलेंगे सर पूरा आप बताइए, तो भाई पूरा मैंने बताया है सेकंड लेक्चर में, जाके उसको समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा तरस खा जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई ये जीरो होगा। किसके लिए जीरो होगा भाई, ये जीरो होगा फॉर टू डायमेंशनल इनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है, इनकंप्रेसिबल फ्लो, ये क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं स्ट्रीम फंक्शन को टू डायमेंशन के लिए ही मैंने अगर डिफाइन किया है, तो यहां पर अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो इसी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चलो भाई देख लेते हैं। मेरे पास क्या है इक्वेशन, डेल u बाय डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल वाई, ये क्या है, जीरो है, ये मेरा आना चाहिए। u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल वाई, और v का वैल्यू क्या है, माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, ये मेरा वैल्यू होना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पुट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई और प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ v की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। चलो भाई ओपन करो, क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स डेल वाई। ये क्या आ जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, जीरो हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है। और इसका मतलब यही होता है कि अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब वहां पर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। और एक्चुअली जो स्ट्रीम फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ना फ्रेंड्स, वो टू डायमेंशनल फ्लो के लिए तभी डिफाइन करते हैं जब फ्लो पॉसिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, उसको भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन अभी आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा है आज लेक्चर। तो इसका ये है कि जो आपका जो स्ट्रीम फंक्शन है, अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इफ द स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ द स्ट्रीम फंक्शन satisfies लाप्लास इक्वेशन, अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में जो आपका फ्लो होगा, देन द फ्लो, तो आपका जो फ्लो होगा, देन द फ्लो विल बी इररोटेशनल,
समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए, ये सब क्या होता है पता है आपको? मैच द कॉलम्स में दे देता है, स्टेटमेंट असर्शन में दे देता है, ठीक है ना। आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताइए इनमें से 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ऐसे करके आपको दे देता है। तो ये सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है आपके क्या होने चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। चलिए, अब स्ट्रीम फंक्शन के बाद जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो कौन सा टॉपिक होता है? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है भाई? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। एक हम उसको किससे डिनोट कर रहे थे? जाई से डिनोट कर रहे थे। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? इसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। अब चलिए भाई, क्या होता है ये, इसको भी मैं लिखवा देता हूं। तो भाई जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस represents the set of sets of equipotential lines such that these equipotential lines are drawn normal to the set of stream lines. डेफिनेशन है भाई, ये ऐसा ही होता है। क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन को डिस्क्राइब करता है, सच दैट जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है वो क्या होती है आपकी, जो आपकी जो स्ट्रीम लाइंस होती है उनके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखना चाहूं, ठीक है, कि भाई फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो हम देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, सच दैट u की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डी फाई बाय डी एक्स होती है। v की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डी फाई बाय डी वाई। सॉरी, डी नहीं होगा यार यहाँ पे, हम सो सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होगा? जो u की वैल्यू होती है, u इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एक्स, ठीक है। v की वैल्यू क्या होती है? डेल फाई बाय डेल वाई। और z की जो वैल्यू होती है डेल फाई बाय डेल z होती है, ठीक है। uv सॉरी ये w होगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका w होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? w होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले तो समझिए कि इक्विपोटेंशियल लाइन आर द सेट्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आर द सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन सच दैट कि जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है वो क्या होती है? वो आपकी जो स्ट्रीम लाइंस होती है उसके परपेंडिकुलर यानी कि उसके नॉर्मल ड्रॉ होती है। दूसरी चीज क्या होती है फ्रेंड्स, जो इक्विपोटेंशियल लाइंस में क्या होता है? इक्विपोटेंशियल लाइंस में, ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल लाइंस के लिए आपके जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तीसरी चीज क्या होती है फ्रेंड? तीसरी चीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल फ्लो। इट इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होती है 3 डायमेंशन फ्लो के लिए भी क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। होती है कि नहीं होती है? देखिए मैंने यहाँ पर तीनों डायमेंशन के लिए इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इस फॉर्मूला को तो आप नोट कर ही लो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस वो क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं इक्विपोटेंशियल यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए जो फाई है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं, अगर यहां पर जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, देन इट सेटिस्फाइज सॉरी
थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसको मैं अच्छे से एकदम समझा देता हूं। अगर आपका इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो, अगर आपका जो लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन मैंने बताया था, अगर आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है इफ फाई satisfies लाप्लास इक्वेशन देन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, देन फ्लो इज पॉसिबल। देन यहां पे क्या लिखूंगा मैं, हाँ, फ्लो इज पॉसिबल, ठीक है। और अगर फाई एग्जिस्ट करता है, अगर फाई आपका एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो फ्लो होगा वो क्या होगा, इररोटेशनल होगा, ठीक है। देखिए, हो सकता है अभी समझाने में या फिर अभी बोलने में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया हो, एकदम मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, एकदम क्लियर कर देता हूं। सॉरी अगर मैंने गलत किया हो तो एकदम यहां पर ध्यान से समझिए। अगर फाई आपके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर फाई यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन अगर आपके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां पर आपका फ्लो पॉसिबल है। लेकिन ये जो लाइन मैंने लिखा यहां पर, जो ये मैंने लिखना चाहे कि भाई फाई के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि फ्लो इररोटेशनल है, यानी कि फाई को मैं डिफाइन ही करता हूं जब मेरा फ्लो इररोटेशनल होता है। इसका मतलब ये कि अगर फ्लो मेरा रोटेशनल है तो वहां पर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डिफाइन नहीं करूंगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को क्या दो चीजें सिखाई है, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया है, मैंने आप लोगों को यह सिखाया है कि एक आपका होता है स्ट्रीम फंक्शन जिसे हम जाई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है सच दैट u इज इक्वल टू डेल साई बाय डेल वाई, और v जो होता है आपका क्या होता है, माइनस डेल साई बाय, ये आपका क्या होता है, डेल एक्स। उसी तरह से मैंने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को भी सिखाया, ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है, लेकिन अभी मैं 2 डायमेंशन के लिए ले रहा हूं, सच दैट कि आपका जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पर u जो होता है वो क्या होता है, डेल फाई बाय डेल एक्स, और v जो होता है मेरा क्या होता है, डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है। अगर मेरा साई एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस फ्लो इज पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फ्लो हो रहा है तो जाई एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरा फाई एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फ्लो इज इररोटेशनल, और यहां पर अगर मेरा फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये मेरा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है, फ्लो इररोटेशनल होता है। फ्लो क्या होता है आपका, इररोटेशनल होता है। अगर यहां पर जो आपका फाई है, ये किसको, अगर ये लाप्लास इक्वेशन को, अगर ये लाप्लास इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो होता है वो फ्लो आपका क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जस्ट क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यहां पर जस्ट उल्टा हो जाता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है, ठीक है, ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है जिसमें हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में जिसको हमने डिस्क्राइब किया था, वो स्ट्रीम लाइंस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वो स्ट्रीम लाइंस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलिए इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं, फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल लाइंस के लिए, इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होती है ना, इक्विपोटेंशियल लाइंस के लिए आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम लाइंस आपस में क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। और इक्विपोटेंशियल लाइंस के लिए जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं फाई को लिखना तो फाई क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एक्स, ये क्या होगा, यू डी एक्स प्लस ये क्या होगा, वी डी वाई। ये क्या हो जाएगा, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई। अभी मैंने क्या कहा, इक्विपोटेंशियल फंक्शन के लिए फाई कांस्टेंट रहता है, तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर मेरे पास क्या मिल गया, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई इज इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई। और जो मेरा स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है,
dy बाई dx, इसको मैं लिख सकता हूँ स्लोप m1, इसको मैं m1 मान लेता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस u बाय v। ठीक है भाई, एकदम इसको ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मेरे पास फाई भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, y है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस के लिए जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं डी फाई की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स dx प्लस डेल फाई बाय डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब फाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो डी फाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स dx प्लस डेल फाई बाय डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, dy। अब डेल फाई बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स हो गया माइनस वी डी एक्स प्लस ये क्या होगा, u dy। तो इससे मुझे क्या मिल गया, u dy इज इक्वल टू v dx, v dx। तो यहां पर dy बाय dx, यहां पर जो dy बाय dx फॉर जाई, इसको मैं क्या मान के चलता हूं, m2 मान के चलता हूं, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास v बाय u। तो एक स्लोप का वैल्यू मुझे मिला, एक जो स्लोप है m1 का वैल्यू, ठीक है, m1 का वैल्यू मुझे क्या मिला, m1 का वैल्यू मुझे मिला माइनस u बाय v, माइनस u बाय v, और m2 का वैल्यू क्या मिला मुझे, v बाय u। अब अगर दो लाइंस या दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है तो उनके जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होनी चाहिए। m1 इंटू m2 अगर -1 है, अगर -1 है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, अगर दो लाइंस के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है या जो प्रोडक्ट है अगर वो -1 आ जाए मतलब वो क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v बाई यू इंटू यू बाय v, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस u बाय v इंटू v बाय u। तो ये क्या हो जाएगा, कट के ये गया -1 आ गया। तो यहां से ये क्या प्रूव होता है, यहां से ये प्रूव होता है कि जो आपका इक्विपोटेंशियल लाइंस होता है वो स्ट्रीम लाइंस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या किया, सिखा दिया है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। ठीक है, जहां तक बात न्यूमेरिकल्स की है तो न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग क्या करेंगे, मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको दूंगा और देखूंगा कि आप लोगों से सवाल बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड भी मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा ताकि उसी बहाने आप क्या करेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे तो सही। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा स्ट्रीम फंक्शन के बारे में, ठीक है, सॉरी स्ट्रीम लाइंस के बारे में, पाथ लाइन के बारे में, स्ट्रीक लाइंस के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर्कुलेशन के बारे में। उसके बाद हमने डिटेल में किसके एनालिसिस किया, वोर्टिसिटी के बारे में किया। ठीक है, वोर्टिसिटी क्या होता है, सर्कुलेशन अपॉन यूनिट एनक्लोज्ड एरिया या फिर 2 इंटू रोटेशनल कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को देखा और ये भी देखा कि वो दोनों आपस में क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, उनके डेफिनेशन को देखा, उनके एग्जिस्टेंस के सिग्निफिकेंस को समझा। लाप्लास इक्वेशन जो होता है अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उसको हमने क्या किया, समझा। अच्छा, लाप्लास इक्वेशन भी मैं बता देता हूं, डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना। अगर ये इक्वेशन, ये इसी को हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा लाप्लास इक्वेशन होगा। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, किसके लिए, स्ट्रीम फंक्शन के लिए, इसका मतलब ये कि इररोटेशनल फ्लो है। और अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है मतलब फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा जाके उसको देख लेना, सब कुछ मैंने क्लियरली समझा दिया थोड़ा सा रिवाइंड करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए सभी फ्रेंड्स लोगों को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़िए भाई, लालची मत बनो। अच्छा पढ़ा रहा हूं तो दूसरों को भी तो शेयर करो, थोड़ा लोग मुझे देखेंगे तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा फ्रेंड्स, एक लार्जर लेवल पे मैकेनिकल को जेनिक के प्लेटफॉर्म पर ला पाऊंगा। अभी अकेले मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब सिर्फ छोटा मोटा अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर मुझे एक बेहतरीन लेवल पे मैकेनिकल के लिए गेट को स्टार्ट करना है तो आई नीड टू हैव अ टीम, और उसके लिए आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, जो कि होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करिए, और मैं चाहता हूं कि कम से कम इस साल 2021 का गेट तो आप लोग जरूर क्वालिफाई करें। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।